नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे हैं और आपकी क्लासेस, आपकी पढ़ाई भी निरंतर रूप से बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही है। मेरा नाम है उपासना श्रीवास्तव और स्वागत है आप सभी का आपके चैनल द क्वेस्ट 001 पर, जहां हम विश्व भूगोल का पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन एंड ब्रांचेस ऑफ जियोग्राफी को शुरू कर चुके हैं। और कल की क्लास में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन और कुछ डिफिनेशंस को पढ़ा हुआ था, जहां हमने समझा कि जो जियोग्राफी है वो मुख्य रूप से दो शब्दों जियो और ग्राफोस से मिलकर के बना हुआ है। जियो का अर्थ होता है भू अर्थात हमारी पृथ्वी, और ग्राफोस या ग्राफी का अर्थ होता है डिस्क्रिप्शन यानी किसी चीज को डिस्क्राइब करना। इस प्रकार से हमने एक बहुत अच्छी डेफिनेशन देखी थी कि डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ कॉल्ड जियोग्राफी, अर्थात पृथ्वी का वर्णन या पृथ्वी का अध्ययन करना ही भूगोल कहलाता है। और पृथ्वी का अध्ययन किस प्रकार से, तो हमने देखा हुआ था कि जब हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना, पृथ्वी के इंटरनल स्ट्रक्चर, पृथ्वी के सरफेस और पृथ्वी के चारों ओर फैले हुए सराउंडिंग का अध्ययन करते हैं, जिनमें हमें हमारा क्लाइमेट या एटमॉस्फेयर देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा यहीं पर हमें हमारा यूनिवर्स ब्रह्मांड देखने के लिए मिलता है। तो कल की क्लास में हम लोगों ने इसे पढ़ा हुआ था और इसके साथ में ही हम लोगों ने एक बहुत अच्छी डेफिनेशन दी थी, जिसमें कहा गया था कि मनुष्य और प्रकृति के बीच के अंतर संबंधों का अध्ययन करना ही भूगोल कहलाता है। और इंटरैक्शन का अर्थ हम लोगों ने समझा पाते हैं। ये क्या चीज है, तो जब हम देखते हैं कि और ये जो अंतर संबंध है ये मनुष्य और प्रकृति यानी कि नेचर के बीच का है, और ये दोनों ही अपनी आवश्यकताओं के लिए एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, क्योंकि मनुष्य जो है वो किसी न किसी प्रकार से नेचर को जो है प्रभावित करता है, और नेचर जो है अपनी किसी न किसी प्रकार से मनुष्य को प्रभावित करती है। जैसे मनुष्य अपनी ज़रूरतों के लिए, भोजन के लिए, आवास के लिए, दूसरी जितनी भी नीड्स है उसकी पूर्ति के लिए वो नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। एक एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, जैसे हम कह सकते हैं कि मनुष्य के द्वारा जो है नदियों के ऊपर डैम्स का निर्माण करना। अगर कोई नदी है उसके ऊपर हमने डैम बना दिया तो हमने क्या किया, प्रकृति के साथ में प्रकृति को प्रभावित किया। इसके अलावा एक माउंटेन है जिस पर हम लोगों ने पास बना दिया, दर्रे को बना दिया, ताकि हमारा जो आवागमन है वो सुगम हो सके। यहीं पर हमने कोई जंगल वगैरह था तो उसका डिफॉरेस्टलाइजेशन बहुत ज़्यादा कर दिया, यानी कि वनीकरण कर दिया, वनों का कटाव बहुत ज़्यादा कर दिया, जिस कारण से वहाँ पर जो जंगल या पेड़ पौधों के द्वारा जो मृदा को पकड़ने की क्षमता थी, होल्डिंग कैपेसिटी थी, वो जो है बहुत मजबूत थी इस समय में जब वहाँ पर ढेर सारे पेड़ पौधे हैं। लेकिन वनों के कटाव के कारण जब वहाँ पर जो है पेड़ पौधे ही नहीं रह गए, तो जब कभी ऐसी जगह पर बाढ़ आएगा तो वहाँ पर इरोजन और वेदरिंग की प्रोसेस बहुत ही एक्सट्रीम लेवल की होगी, जिस कारण से वहाँ पर जो बाढ़ या फ्लड वगैरह आएंगे वो बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव नेचर के हमें देखने के लिए मिलेंगे। तो हमने डिफॉरेस्टलाइजेशन कर दिया। इसके अलावा हम लोगों के द्वारा ही जो है माइनिंग या ड्रिलिंग की जो प्रोसेस होती है, अगर हम उसे भी गलत तरीके से करें तो इसके कारण भी हमें अर्थक्वेक देखने के लिए मिलता है। ड्रिलिंग की प्रोसेस, तो हम इन सारी चीज़ों को जो भी हम कर रहे हैं, चाहे हम नदियों के ऊपर डैम्स का निर्माण कर रहे हैं, चाहे हम पर्वतों को काट करके पासेस बना रहे हैं, चाहे हम डिफॉरेस्टलाइजेशन करें, चाहे हम माइनिंग या ड्रिलिंग का काम करें, तो इन सारी चीज़ों के कारण हम मनुष्य के द्वारा प्रकृति को प्रभावित किया जा रहा है। अब प्रकृति कैसे मनुष्य को प्रभावित करेगी, अगर जो डैम्स हैं, डैम्स के कारण अगर आप गलत तरीके से डैम्स का फॉर्मेशन कर दीजिए तो इसके कारण अर्थक्वेक देखने की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन ऐसा जल्दी होता नहीं है, हमें जल्दी देखने के लिए नहीं मिलता। और इसके अलावा जब आप माउंटेन्स में पास बना दीजिए और उसका निर्माण गलत तरीके से हो तो हमें जो है यहाँ पर लैंडस्लाइड्स की घटना देखने के लिए मिलती हैं। इसके अलावा अगर आप डिफॉरेस्टलाइजेशन कर देंगे तो वहाँ पर फ्लड वगैरह बहुत ज़्यादा आएगा, एक्सट्रीम लेवल का आएगा। इसके अलावा जब आप माइनिंग या ड्रिलिंग अगर आप गलत तरीके से कर रहे हैं तो इसके कारण भी हमें अर्थक्वेक देखने के लिए मिलता है। जैसे इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है अभी जोशीमठ में आया हुआ अर्थक्वेक, जो कि बहुत ही भयंकर था। तो इस तरीके से जो है प्रकृति मनुष्य को प्रभावित कर रही है और मनुष्य जो है वो प्रकृति को प्रभावित कर रहा है। ये है अंतर संबंध। तो हमने ये सारी चीज़ों को पढ़ा था कल की क्लास में, और आज की क्लास में हम लोग जो है पढ़ने जा रहे हैं कंट्रीब्यूशन ऑफ ग्रीक्स एंड इंडियंस के विषय में।
तो इसे मैं इरेज कर रही हूँ और अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे पहले टॉपिक के साथ में। तो इनमें कुछ प्रमुख जो जियोलॉजिस्ट हैं, जैसे इसमें एरिस्टोटल हैं, एराटोस्थनीज हैं, हिकेटियस हैं, हेरोडोटस हैं और एनेक्सीमेंडर हैं, मॉर्टिन बेहम हैं। इन सभी को आज की क्लास में हम जो है देखने वाले हैं और इनके क्या योगदान है इसके विषय में हम जो है देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो नाम है वो है हिकेटियस का। हिकेटियस हिंदी में भी लिख दे रहा है। हिकेटियस जो है इनके द्वारा जियोग्राफी की पहली बुक लिखी जा रही है और इनकी बुक का नाम है जिस पेरियोडस। इनकी बुक का नाम है जिस पेरियोडस। कुछ लोग इसे गैस पेरियोडस भी कहते हैं, तो ये आप पर डिपेंड है कि आप क्या इसे कहेंगे। और ये जो है सबसे पहली बुक है भूगोल की। इसका अर्थ है डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ, यानी कि पृथ्वी का वर्णन, जो कि हमने अभी समझा हुआ था कल की क्लास में किस प्रकार से हम देखते हैं। तो सबसे पहले हैं हिकेटियस। हिकेटियस के बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है दूसरा, जो कि है एराटोस्थनीज। एराटोस्थनीज जिनका टाइम पीरियड 276 BC टू 194 BC के आसपास है। इनका भूगोल में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि एराटोस्थनीज की जो बुक है जियोग्राफिका, इससे ही हम लोगों को भूगोल शब्द मिला। भूगोल के लिए जो है एक शब्द मिला जियोग्राफी, यहीं से हम लोगों ने शब्द लिया है जियोग्राफी। इसके अलावा एराटोस्थनीज ही पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने सरकमफेरेंस ऑफ द अर्थ का मेजरमेंट किया। तो एराटोस्थनीज पहले व्यक्ति हैं, फर्स्ट पर्सन, जिनके द्वारा मेजरमेंट ऑफ सरकमफेरेंस ऑफ द अर्थ, यानी पृथ्वी की परिधि का सबसे पहली बार मापन किया गया। और यही नहीं बल्कि एराटोस्थनीज के द्वारा पहली बार हमें बताया गया कि जो पृथ्वी है वो 5 क्लाइमेटिक जोन्स में डिवाइड है, जिसमें एक टॉरिड जोन है, 2 टेम्परेट जोन है और 2 फ्रिजिड जोन हैं। तो इस तरीके से एराटोस्थनीज जो है उनका महत्व बहुत है। इन्होंने 5 क्लाइमेटिक जोन्स को डिस्कस किया है, किसके? पृथ्वी के, जोन्स ऑफ अर्थ के विषय में, जिसमें पहला जो है वो है टॉरिड जोन, यानी एक टॉरिड जोन है। टॉरिड का अर्थ होता है कि उष्ण कटिबंधीय वन अरे क्षेत्र। टॉरिड जोन पहला। यहाँ पर इनके द्वारा बताया गया, तो 5 क्लाइमेटिक जोन्स के विषय में बताया गया पृथ्वी के, जिसमें पहला एक जो है टॉरिड जोन है, 2
टेम्परेट जोन है, और 2 ही जो है फ्रिजिड जोन है। तो इस प्रकार से एराटोस्थेनीज के द्वारा जो है इन चीज़ों के विषय में जो है बताया गया है कि इनकी, और ये जितनी भी चीज़ें हैं इन सभी के विषय में हमें पता इनकी बुक जियोग्राफिका के माध्यम से पता चलता है। और इनके इस महत्वपूर्ण योगदान के लिए ही हम एराटोस्थेनीज को फादर ऑफ जियोग्राफी यानी भूगोल का पिता या भूगोल का जनक कहते हैं। इन्हें हम इनके इस महत्वपूर्ण कार्यों के लिए फादर ऑफ जियोग्राफी भी कहते हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा एराटोस्थेनीज के महत्वपूर्ण कार्यों को कि इनके द्वारा जो है बुक लिखी जा रही है जियोग्राफी का, हिंदी में भी लिख दे रही हूँ। तो इनकी बुक है जियोग्राफिका, और इनके द्वारा जो है मेजरमेंट किया गया किसका, अर्थ के सरकमफेरेंस का, यानी कि पृथ्वी की परिधि का मापन, पृथ्वी की परिधि का मापन। इसके अलावा क्लाइमेटिक जोन यानी कि जलवायुवीय जो क्षेत्र होते हैं उनके विषय में, बताया है इन्होंने, और यही कारण है कि हम इन्हें फादर ऑफ जियोग्राफी जो है कहते हैं। ये तो हो गए एराटोस्थेनीज के के द्वारा जो है किए गए महत्वपूर्ण कार्य। अब इनके बाद जो है तीसरा नंबर आता है एरिस्टोटल का, यानी अरस्तु का। इनका जो टाइम पीरियड है वो 384 BC के आसपास आपको एरिस्टोटल हमें देखने के लिए मिलते हैं। और इनके द्वारा बताया गया कि जो पृथ्वी का जो शेप है वो स्फेरिकल शेप है, यानी कि पृथ्वी की जो पृथ्वी का जो आकार है वो गोलाभ आकार का है, ना कि गोल आकार का। और इनके द्वारा बताया जाता है कि जो पृथ्वी की शेप है वो गोल आकार नहीं बल्कि वो गोलाभ आकार की है। तो इनके पहले हमें ये पता था कि जो पृथ्वी की शेप है वो गोल आकार की है और इसके अलावा चपटी है, यानी कि जो पृथ्वी है वो बिल्कुल फ्लैट है। और अगर यही कारण है कि एक माइथोलॉजी है कि पहले के टाइम में जो मनुष्य थे वो समुद्रों में नहीं जाया करते थे, यानी कि उन्हें लगता था कि अगर हम कभी भी ओशनिक पार्ट में गए या किसी समुद्र में गए तो हम बाहर की ओर गिर पड़ेंगे। और कुछ तो ऐसे भी मिथ हैं जिनमें कहा गया है कि जो पृथ्वी है वो समुद्र के ऊपर यानी पानी में वो तैर रही है। तो इस तरीके के जो है एक विचार थे। बाद में जब अरिस्टोटल आते हैं तो इनके द्वारा कहा जाता है कि पृथ्वी की जो आकार है वो गोलाभ आकार का है, यानी कि इन्होंने अर्थ शेप के विषय में बताया। शेप कैसी है? स्फेरिकल है, गोलाभ आकार की है। गोलाभ आकार होता है कि लगभग जो गोल आकार है लेकिन उसमें बल्ज हो, उसमें उभार हमें देखने के लिए मिले, ऐसी आकृति को हम गोलाभ आकार कहते हैं। जैसे कि हमारा फुटबॉल हो सकता है, एप्पल वगैरह हो सकता है। जिसके बाद जो है चौथे नंबर पर जो हमें देखने के लिए मिलते हैं टॉलमी। जिनके द्वारा जो है मैपिंग की
शुरुआत की गई है। इन्होंने सबसे पहली बार जो है मैपिंग की शुरुआत की और उसमें बे ऑफ बंगाल का चित्रण किया। तो इनको जो है मैप बनाने का श्रेय जाता है, हम कह सकते हैं, अर्ली डेवलपमेंट ऑफ मैपिंग या मेकर ऑफ वर्ल्ड मैप, यानी कि जो विश्व मानचित्र है, विश्व मानचित्र की इनके द्वारा शुरुआत की गई थी, जिसमें इन्होंने बे ऑफ बंगाल को बनाया था। और इसमें इनके द्वारा बे ऑफ बंगाल के विषय में जो है बताया गया है। टॉलेमी के बाद 5वें नंबर पर आते हैं एनेक्सिमेंडर, जो कि वापस से एक बहुत ही प्रमुख नाम है। प्रमुख इसलिए है क्योंकि एनेक्सिमेंडर के ही द्वारा सबसे पहली बार जो है टॉलेमी के जो मैप है इसको आधार मान करके प्रॉपर तरीके से जो है मैपिंग की शुरुआत की जाती है, इसलिए हम इन्हें जो है फादर ऑफ मैपिंग भी कहते हैं। तो अब आ रहे हैं एनेक्सिमेंडर। हम इन्हें लिख सकते हैं कि मेकर ऑफ वर्ल्ड मैप, यानी विश्व मानचित्र का निर्माता, विश्व मानचित्र का निर्माता। और इनके द्वारा जो मैप बनाया गया है इसमें कुछ ये इस प्रकार का है, यहाँ बना दे रहे। तो ये अगर हम इसको अपनी अर्थ मान लें, ये है ओशियन, यानी कि जो समुद्र है उसके द्वारा जो स्थलीय भाग है वो पूरा घिरा हुआ है। और ये जो है ये है मेडिटेरियन सी, यानी कि भूमध्य सागर, ये है मेडिटेरियन सी। और ये है ब्लैक सी, काला सागर। यहाँ पर जो है ये है पैसिस रिवर, ये जो आप देख रहे हैं ये है पैसिस रिवर, पैसिस नदी। और ये जो है ये है नाइल रिवर, नील नदी। और कुछ कॉन्टिनेंट बनाए गए हैं जिनमें ये है यूरोप, ये है लीबिया और ये है एशिया कॉन्टिनेंट। तो इस प्रकार से जब एनेक्सिमेंडर इनके द्वारा इस तरीके का मैप बनाया गया और इसमें हमें इन बातों के विषय में पता चलता है कि जो 3 तरीके के कॉन्टिनेंट हमें देखने के लिए मिलते हैं, यूरोप, एशिया और लीबिया, 2 सागर जिनमें काला सागर और भूमध्य सागर है, और 2 नदियों के विषय में जिनमें पैसिस रिवर और नाइल रिवर प्रमुख है। तो इस तरीके से एनेक्सिमेंडर के द्वारा इन चीज़ों के विषय में बताया गया है और यही कारण है कि हम एनेक्सिमेंडर को फादर ऑफ मैपिंग के नाम से भी जानते हैं, या आप इन्हें कार्टोग्राफी के जनक के रूप में भी कह सकते हैं। यही लिख दे रही हूँ। स्टडी ऑफ मैपिंग
कार्टोग्राफी के नाम से जानते हैं। तो इस तरीके से हमने एनेक्सिमेंडर के विषय में पढ़ा और उस समय में इन सारी चीज़ों को बताना कि कि कौन सी जगह पर या किस दिशा में आप जाएंगे तो आपको कौन सी चीज़ वहाँ पर देखने के लिए मिलेगी, उसकी स्थिति या अवस्थिति जो है क्या है। तो उस समय में जबकि वहाँ पर कोई कम्युनिकेशन सिस्टम नहीं है, उस टाइम में कोई मेजरिंग टूल्स वगैरह नहीं है, इक्विपमेंट्स वगैरह नहीं है, और इस समय में इतनी चीज़ों को बताना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए हम एनेक्सिमेंडर को फादर ऑफ मैपिंग यानी कि मानचित्र कला का जनक कहते हैं। इसके बाद जो है हमें देखने के लिए मिलते हैं मार्टिन बेहम, ये नीचे लिख दे रही हूँ। इसके बाद जो छठवें हैं ये हैं मार्टिन बेहम, जो कि जर्मनी के हैं। मार्टिन बेहम इसके बाद आते हैं मार्टिन बेहम, और मार्टिन बेहम के द्वारा जो है ग्लोब की शुरुआत की जाती है, यानी इनके द्वारा जो है मॉडल ऑफ अर्थ का एक स्ट्रक्चर दिया जाता है कि देखिए जो पृथ्वी है वो हमें ऐसी ही दिखाई देती है। तो हम लिख सकते हैं इन्हें मेकर ऑफ वर्ल्ड ग्लोब, मेकर ऑफ वर्ल्ड ग्लोब, और ग्लोब को हम मॉडल ऑफ अर्थ के नाम से जानते हैं, या इसकी डेफिनेशन हम दे सकते हैं कि मॉडल ऑफ अर्थ, पृथ्वी का प्रतिरूप। और यही कारण है कि मार्टिन बेहम के इस योगदान के लिए हम इन्हें फादर ऑफ ग्लोब के नाम से भी जानते हैं। तो हम ये लिख दे रहे हैं फादर ऑफ ग्लोब, यानी कि ग्लोब जो है या ग्लोब बनाने के जनक के रूप में हम इन्हें जानते हैं। तो ये तो हो गए कुछ हमारे जो इम्पोर्टेंट ग्रीक्स हैं उनके कंट्रीब्यूशन के विषय में। और इसके अलावा जो है एक दो नाम और है, जैसे इसको रेज कर रही हूँ, आपने से नोट कर लिया होगा। चलिए इसके बाद जो नाम आता है सत्वा, ये है होमर। ये बहुत इम्पोर्टेंट तो नहीं है लेकिन आपके जानकारी के लिए बता दे रही हूँ। तो इनकी जो बुक है इसका नाम है, इनकी दो बुक्स हैं, पहला है इलियाड, तो इलियाड, और दूसरी है ओडिसी। इसके अलावा होमर के ही द्वारा ये बताया गया है कि जो पृथ्वी है ये समुद्र से ही निकलती है और समुद्र में ही वापस जाकर के डूब जाती है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है, ज्योग्राफी में जब आप पढ़ेंगे देखने के लिए आपको मिलेंगी। इसके अलावा अगर हम पढ़ें तो एक और है जिनमें है हेरोडोटस, और हेरोडोटस जो है इनके द्वारा बताया गया कि जो अर्थ की एज है, एज ऑफ अर्थ के विषय में इन्होंने बताया हुआ है, जिसमें इन्होंने बताया कि जो पृथ्वी की एज है वो 4.4 मिलियन ईयर की है, जबकि अगर आप एक्चुअल एज देखिए पृथ्वी की तो वो केवल 4.6 मिलियन ईयर की है। तो उस टाइम में इतना अच्छा और सटीक कैलकुलेशन करना बिना किसी बहुत ही उन्नत किस्म के इंस्ट्रूमेंट के बगैर या मेजरिंग टूल्स वगैरह के बगैर, तो उस टाइम में ये सब चीज़ें जो है बहुत ही बड़ी बात है अपने आप में। तो ये हमने पढ़ा आज जो है कुछ प्रमुख जियोग्राफर्स के विषय में, और इसी में जो है प्लेटो वगैरह भी हैं, लेकिन इतनी जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है।
तो आज की क्लास में हम लोगों ने पढ़ लिया इंपॉर्टेंट ग्रीक्स के विषय में। इसी में जो है प्लेटो वगैरह भी आते हैं, प्लेटो, होमर के द्वारा जो है 4 तरीके की विंड्स को भी बताया गया है, यही लिख दे रहे हैं। तो होमर के द्वारा 4 टाइप्स ऑफ विंड्स के विषय में, यानी 4 प्रकार की हवाओं के विषय में भी बताया गया है, जिनमें जो नॉर्थ में चलती हैं ये है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। तो जो नॉर्थ में चलती हैं उन्हें हम बोलते हैं बोरियस, जो साउथ में चलती हैं उन्हें हम बोलते हैं नोटस, और जो ईस्ट की ओर चलती हैं इन्हें हम बोलते हैं यूरस, और जो वेस्ट की साइड में चलती हैं इन्हें हम बोलते हैं जेफ्रस। तो ये 4 प्रकार की विंड्स हैं, जिनको जो है होमर के द्वारा बताया गया है कि 4 प्रकार की हवाएं हैं जो कि इस दिशा में इन नामों से जो चलती हैं, नॉर्थ में बोरियस, ईस्ट में यूरस, साउथ में नोटस और वेस्ट में जेफ्रस के नाम से। तो आज की क्लास में हम लोगों ने महत्वपूर्ण जो ग्रीक्स थे हमारे यूनानी, उनके विषय में पढ़ा। और आज की क्लास के लिए इतना ही। कल की क्लास में हम कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियंस के विषय में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।